खुशामदीद, खैर मकदम आप सभी का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बराह रास्त नशरियात में जिसमें हम मुताला करते हैं BEG-LA 135 का, जो कि मबनी है इंग्लिश इन डेली लाइफ पे, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी। आज आपके इस ब्लॉग का आखिरी लेक्चर होगा। इसमें हम 7वां और 8वां जो है आपका यूनिट, उसका मुताला करेंगे। इसके साथ ही आपका जो ये ब्लॉक है इंग्लिश इन डेली लाइफ, वो इख्तिताम पजीर होगा। आज के इस ब्लॉक के जो यूनिट्स हैं उनमें हम पहला यूनिट जो है वो अगर देखें तो वो मबनी है यंग लीडर्स पे, यानी कि जो हमारे नौजवान कायद हैं उन पे। पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कुछ मसाइल पे, बर्निंग इश्यूज, जो कि आज का उन्वान भी है आज के इस ब्लॉग का, और उसी से जो मिले जुले कुछ जुड़े हुए जो उन्वानात हैं उन पे हम बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कुछ सुलगते हुए मसाइल पे। आज भी हमारे जो उन्वानात है वो भी उसी से जुड़े हुए हैं। तीसरे यूनिट का हमारा जो उन्वान है वो है यंग लीडर्स। इस यूनिट में हम बात करेंगे अपने नौजवान कायद उनके बारे में कि जो हमारे किस तरह बनते हैं। इसमें आप आगे बढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि हम किन की बात करेंगे इस यूनिट में। साथ में अगर हम देखें तो पहले हम हमेशा की तरह इसमें मकासद होते हैं जो आप जानते हैं, उसके बाद वार्म अप की एक्सरसाइज होती है ताकि आप इसके साथ आपकी जो है जान पहचान हो जाए आपके इस यूनिट के साथ। पढ़ने की समझ में, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, प्रिटोरिया के रास्ते पर, उसके बाद अल्फाज, कड़वे अल्फाज, वो एक्सरसाइज करेंगे आप। सुनने में तकरीर होगी, तकरीर करना, एक स्टूडेंट लीडर मुहिम कुनंदा की तकरीर। तो एक तकरीर आप सीखेंगे कि एक स्टूडेंट किस तरह तकरीर करते हैं और तकरीर किस तरह करनी चाहिए। ग्रामर में बराह रास्त और बिलवास्ता तकरीर, और तहरीर में एक सवानही प्रोफाइल, सवानही प्रोफाइल पे आप सीखेंगे एक सवानही प्रोफाइल किस तरह से बनाया जाता है। तो इसमें आगे बढ़ते हुए हम वार्म अप में चलते हैं। इसमें हम देखते हैं वार्म अप में हमेशा हम अपने यूनिट से थोड़ा उसके उसके मुतालिक आपको बताते हैं ताकि आपको पता चले, आप इसके साथ थोड़ा जुड़ जाए कि आप इस यूनिट में क्या करने वाले हैं, आप इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं। उन मसाइल के बारे में सोचे और अपने दोस्तों से इन पर बात करें। लीडर पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं, यानी कि इन मसाइल के बारे में आपको सोचना है। आप सोचे इन मसाइल के बारे में और अपने दोस्तों से भी इन मसाइल पे बात करें कि क्या लीडर पैदा होते हैं या फिर लीडर बनाए जाते हैं। जो भी कोई लीडर होता है क्या वो बॉर्न होता है, यानी कि पैदाइशी होता है, या फिर हालात, वक्त और हम जैसे लोग कुछ लोगों को अपना लीडर चुनते हैं, उनको बनाते हैं। लीडर की बुनियादी खुसूसियात क्या हैं, तो इस पर आपको बात करनी है। इस पर आपको जो है सोचने की जरूरत है कि लीडर जो होता है उसकी बुनियादी खुसूसियात क्या है, कौन सी ऐसी खुसूसियात हैं, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो कि एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। कायदाना खूबियां कैसे पैदा होती है, यानी कि जो एक कायद में, एक लीडर में खूबियां होती हैं, जो उसमें क्वालिटीज होती है, वो कैसे पैदा होती है या फिर कैसे पैदा हो सकती है। गांधी को हकीकी रहनुमा किस चीज ने बनाया। महात्मा गांधी जिससे ना तो आप नावाकिफ हैं और ना ही हम। तो महात्मा गांधी जो थे जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, जो बाबा कौम कहलाते हैं, उनको हकीकी रहनुमा, हकीकी लीडर किस चीज ने बनाया, कौन सी ऐसी खसूसियात थी उनमें जिस चीज ने उनको जो है पूरी कौम का रहनुमा बनाया, पूरी कौम का लीडर बनाया। आइए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऑन द वे टू प्रिटोरिया। तो ये आज आपकी पढ़ने की फहम में है कि आप इसमें आज ये इक्तिबास पढ़ेंगे, Here's an extract from my experiments with truth by M.K. गांधी। तो M.K. गांधी ने जो गांधी जी थे उन्होंने एक किताब लिखी, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, जिससे कोई भी नावाकिफ नहीं है। बहुत ही मशहूर किताब है और आप लोगों को भी ये खरीदनी चाहिए। मैं अपने तलबा व तालिबात से
उनको मैं ये मशवरा दूंगी कि ऐसी किताबें खरीदा करें और उनको उनका मुताला करें। तो उसी में से जो है गांधी जी की इस किताब में से ये इक्तबास उठाया गया है, लिया गया और आपके ब्लॉग में डाला गया है। तो ये इक्तबास आइए आज हम इसका मुताला करते हैं। ट्रेन तकरीबन 9 बजे रात निटाल के दारुल हुकूमत मार्टिसबर्ग पहुंची। इस स्टेशन पर बिस्तर फराहम किए जाते थे। रेलवे का एक मुलाजिम आया और मुझसे पूछा कि क्या मुझे एक बिस्तर चाहिए। नहीं, मैंने कहा, मेरे पास एक है। वो चला गया, लेकिन एक मुसाफिर आगे आया और मुझे ऊपर नीचे देखा। उसने देखा कि मैं एक रंग आदमी हूं, यानी कि कलर्ड जिसको हम कहेंगे। इसने इसे परेशान किया। वो बाहर गया और एक तो एहलकारों के साथ दोबारा अंदर आया। वो सब खामोश रहे। जब एक और एहलकार मेरे पास आया और कहा, चलें, आपको वैन के डिब्बे में जाना चाहिए। तो ये जो किताब है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये जो है गांधी जी ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, यानी कि अपनी कहानी इसमें तहरीर की है अपनी जिंदगी की। तो इसमें बहुत सारे जो जिंदगी के उनके वाकयात हैं, इसीलिए इसका नाम जो है उन्होंने इस किताब का माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ दिया है। इसमें उनकी जिंदगी से जुड़े हुए जो भी सबक उन्होंने सीखे, जो भी उन्होंने अहम काम किए, तो वो सारे इसमें इस किताब में मौजूद हैं। तो एक इक्तिबास है जहाँ पे गांधी जी जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो बैरिस्टर थे, उनको वहां पे कोई केस लड़ना था। क्योंकि वो जो थे वो गोरे नहीं थे। जो हिंदुस्तानी लोग होते हैं वो जो है यूरोपीय लोगों की तरह गोरे नहीं होते हैं। तो उनको वहां पे उन दिनों जो है साउथ अफ्रीका में बहुत ही नीची निगाह से देखा जाता था। उनको हकीर समझा जाता था, ताकि वो कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना होते या फिर किसी अच्छे पेशे से जो है उनका ताल्लुक क्यों नहीं होता, मगर उनको फिर भी जो है इस सिस्टम का शिकार होना पड़ता था, जिस सिस्टम को वहां पे अपार्थाइड कहा जाता था, यानी कि जो काले रंग के लोग होते थे उनके साथ बहुत ही बुरा सुलूक होता था। तो गांधी जी वहां ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ट्रेन तकरीबन 9 बजे रात निटाल के दारुल हुकूमत मार्टिसबर्ग पहुंची। इस स्टेशन पे फराहम किए जाते थे बिस्तर, और रेलवे का एक मुलाजिम आया और गांधी जी से पूछा कि क्या आपको एक बिस्तर चाहिए। तो गांधी जी ने उन्हें नकार दिया। उन्हें कहा कि नहीं, मेरे पास एक बिस्तर है। तो वो चला गया। लेकिन एक और मुसाफिर आगे आया और वो बिल्कुल गांधी जी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा, जांचने लगा कि ये कौन आदमी है, कैसा है, कहाँ का है। और वहां से वापस जाते हुए वहां से वो और दो एहलकारों को अपने साथ लाता है, दोबारा आता है। वो खामोश थे। एक और एहलकार जो है कहते हैं गांधी जी की वो मेरे पास आए और कहा, चले, आपको वैन के डिब्बे में जाना चाहिए। लेकिन मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैंने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे ने दोबारा शमूलियत इख्तियार की। मैं आपसे कहता हूं आपको वैन के डिब्बे में जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, मुझे डर्बन में इस डिब्बे में सफर करने की इजाजत थी और मैं इसमें जाने पर इसरार करता हूं। तो इनको गांधी जी ने कहा कि मैं वैन के डिब्बे में नहीं जाऊंगा, मैं वैन के डिब्बे में सफर नहीं करूंगा, मेरे पास जो है फर्स्ट क्लास का टिकट है। तो दूसरा एहलकार इनसे बोला कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कौन सा टिकट आपके पास है, आपको किस चीज की इजाजत है, लेकिन आपको जो है वैन के डिब्बे में ही जाना चाहिए। लेकिन जो गांधी जी है उन्होंने इस बात पे इसरार किया कि भाई मैं तो उस डिब्बे में सफर नहीं करूंगा। नहीं, आप नहीं करेंगे, एहलकार ने कहा, आपको यह डिब्बा छोड़ देना चाहिए, वरना मुझे आपको बाहर धकेलने के लिए पुलिस कांस्टेबल को बुलाना पड़ेगा। तो इनमें से एक एहलकार बहुत ही सख्त रवैये से गांधी जी को कहते हैं कि आपको ये डिब्बा छोड़ कर जाना चाहिए, वरना मुझे आपको जबरदस्ती यहां से धकेल के निकालना पड़ेगा, मुझे पुलिस कांस्टेबल को बुलाना पड़ेगा। जी हाँ, आप कर सकते हैं, मैं रजाकाराना तौर पर बाहर निकलने से इनकार करता हूँ। तो गांधी जी भी जो थे वो बहुत ही अपनी जवानी में बहुत ऊंचे जो अपने ख्यालात थे, अपने जो उनका वो जो
फितरत थी उनकी, वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे। और उन्होंने उनसे साफ कह दिया कि जी हाँ, आप कर सकते हैं, बिल्कुल मैं रजाकाराना तौर पे बाहर निकलने के से इनकार करता हूँ, यानी कि मैं खुद से यहाँ से बाहर नहीं निकलता हूँ। अगर आप चाहें तो आप किसी को बुला लें, लेकिन मैं यहाँ से निकलने वाला नहीं हूँ। कांस्टेबल आया, उसने मुझे हाथ से पकड़कर बाहर धकेल दिया। मेरा सामान भी निकाल लिया गया। मैंने दूसरे डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया और ट्रेन भाप से चली गई। मैं जाकर इंतजार गाह में बैठ गया, अपना हैंड बैग अपने पास रखा और दूसरा सामान वहीं छोड़ दिया। रेलवे हुकाम ने इसका चार्ज संभाल लिया था। तो जैसा कि गांधी जी ने कहा कि मैं तो खुद से जाने वाला नहीं हूं, मैं आपकी बात पे जो है उस पे मैं जो है इकरार नहीं करता हूं, आप चाहे तो किसी को बुला ले। तो एक कांस्टेबल को बुलाया गया, उसने गांधी जी को हाथ से पकड़कर ट्रेन से बाहर धकेल दिया और उनका सामान भी जो है वो भी निकाल दिया गया। दूसरे डिब्बे में उन्होंने जो है इनकार कर दिया जाने से और ट्रेन जो है वो निकल गई। वो इंतजार गाह में बैठ गया, यानी कि उस जगह पे बैठ गए जहां पे लोग ट्रेन का इंतजार करते थे। अपना हैंड बैग अपने पास रखा और दूसरा सामान जो है वो वहीं पे छोड़ दिया, जिसका कि वहां के रेलवे हुकाम ने उसका चार्ज संभाल लिया। ये सर्दियों का मौसम था और जनूबी अफ्रीका के ऊंचे इलाकों में सर्दी शदीद थी। यानी कि सर्दियों के मौसम में गांधी जी वहां गए थे, जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जिसे कहते हैं। मार्टिन्सबर्ग ऊंचाई पर होने की वजह से सर्दी इंतहाई कड़वी थी। मार्टिन्सबर्ग जो है जहां पे गांधी जी थे, जहां इनको जाना था, वो काफी ऊंचाई पे था और वहां इस वजह से सर्दी ज्यादा शदीद थी। मेरा ओवरकोट मेरे सामान में था, लेकिन मैंने इसे मांगने की हिम्मत नहीं की कि कहीं मेरी तौहीन न हो जाए, इसलिए मैं बैठकर काम किया। गांधी जी के साथ उन्होंने अपना ओवरकोट भी साथ लिया था, वो उनके सामान में था, लेकिन इन्होंने जो है इनसे मांगने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोचा कि शायद ये लोग मेरी और तौहीन कर दे, मेरी बेइज्जती कर दे, इसलिए ये ठंड से कांप रहे थे। कमरे में रोशनी नहीं थी। आधी रात के करीब एक मुसाफिर अंदर आया और मुमकिन तौर पर मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मैं बात करने के मूड में नहीं था। तो जिस कमरे में बैठे हुए थे वहां रोशनी नहीं थी। आधी रात के करीब वहां एक और मुसाफिर अंदर आया और मुमकिन तौर पे वो इनसे बात करना चाहता था, लेकिन गांधी जी जो थे वो बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। मैं अपना फर्ज समझने लगा। क्या मुझे अपने हकूक के लिए लड़ना चाहिए और हिंदुस्तान वापस जाना चाहिए, या मुझे तौहीन की परवाह किए बगैर प्रिटोरिया जाना चाहिए? तो इन्होंने अपने जो साथ में मशवरा करना जो है शुरू किया। ये सोच रहे हैं अपने साथ ही कि क्या मुझे अपना फर्ज समझने में क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, या अपने फर्ज समझने लगे क्या मुझे अपने हकूक के लिए लड़ना चाहिए इन लोगों से, हिंदुस्तान वापस जाना चाहिए, या मुझे तौहीन की परवाह किए बगैर प्रिटोरिया जाना चाहिए, या फिर मुझे इस चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए कि इन्होंने मुझे जो है मेरी इतनी तौहीन की, और क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए और मुकदमा खत्म करने के बाद हिंदुस्तान वापस जाना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी पूरी किए बगैर हिंदुस्तान वापस भागना बुज़दिली होगी। तो इनका जो है फर्ज मनसब था, अपनी जिम्मेदारियां थी वो इनको पूरी करनी थी, और अपनी जिम्मेदारियों से भागना इनके लिए बुज़दिली थी। मुझे जिस मुश्किल का सामना करना पड़ा वो सतही था। रंगीन तासुब की गहरी बीमारी की सिर्फ एक अलामत। अगर मुमकिन हो तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि नौजवान लीडरों को इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकूं और इस अमल में मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो जिस मुश्किल का इन्होंने सामना किया था, यानी कि जो इनके साथ वहां पे सुलूक हुआ था, वो तो बिल्कुल एक मामूली सी एक मिसाल थी जो इन लोगों के साथ होता था वहां पे। जो रंगीन तासुब, यानी कि ये जो रंग नस्ल के नाम पे जो तासुब लोगों के साथ किया जाता था, वो एक गहरी बीमारी थी। गांधी जी को लगा कि वो बिल्कुल एक गहरी बीमारी है, और ये जो इनके साथ हो वो बिल्कुल उसकी एक छोटी सी मिसाल थी। मुमकिन हो तो गांधी जी सोचने लगे कि मुझे कोशिश करनी चाहिए कि नौजवान लीडरों को इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकूं, कि मुझे इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने में नौजवान लीडरों की मदद करनी चाहिए। और इनको पता था कि इस अमल में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये जो अमल था, ये जो सोच रहे थे कि मैं इस सिस्टम को,
इस रंगीन तासुब को खत्म कर दो, इसको जड़ से ही उखाड़ूं, ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो इसमें इनको बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आने वाली थी। लिहाजा मैंने प्रिटोरिया के लिए अगली दस्तयाब ट्रेन लेने का फैसला किया। अगली सुबह मैंने रेलवे के जनरल मैनेजर को एक लंबा टेलीग्राम भेजा और अब्दुल्ला शेख को भी इतला दी, जो फौरन जनरल से मिला। मैनेजर ने रेलवे हुकाम के तर्ज अमल को दुरुस्त करार दिया, लेकिन इसे बताया कि इसने पहले ही स्टेशन मास्टर को हिदायत कर दी है कि मैं अपनी मंजिल पर बहिफाजत पहुंच गया हूं। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये प्रिटोरिया चले गए अगली ट्रेन से, लेकिन इन्होंने वहां के मैनेजर को, जो रेलवे का मैनेजर रेलवे के हुकाम के मैनेजर थे, उनको एक लंबा टेलीग्राम भेजा जिसमें इन्होंने अपनी पूरी शिकायत जो थी दर्ज की, और वहां से इनको जवाब आया कि जो उन लोगों ने वहां पे किया वो बिल्कुल दुरुस्त था, यानी कि वो सही था, लेकिन इनको अपनी जो मंजिल थी उस पर बाहिफाजत पहुंचा दिया जाए। अब्दुल्ला शेख ने हिंदुस्तानी ताजरों को तार दिया। मार्टिन्सबर्ग और दीगर जगहों पर मौजूदा दोस्तों को मुझसे मिलने और मेरी देखभाल के लिए ताजिर मुझे स्टेशन पर मिलने आए और अपनी मुश्किलात बयान करते हुए मुझे तसल्ली देने की कोशिश की, और ये बताते हुए कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो कोई गैर मामूली बात नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि पहली या दूसरी क्लास में सफर करने वाले हिंदुस्तानियों को रेलवे हुकाम और सफेद फाम मुसाफिरों से परेशानी की तवक्का करनी पड़ती है। तो इनके दोस्त ने वहां के जो ताजिर थे उनको लिखा और उनको कहा कि इनकी जो है देखभाल की जाए वहां पे जनूबी अफ्रीका में गांधी जी की। तो वो इनके पास आए, स्टेशन पर इनसे मिलने आए, अपनी मुश्किलात भी उन्होंने बयान की, क्योंकि ये अकेले गांधी जी का मामला नहीं था, जो भी वहां पे हिंदुस्तान के रहने वाले सिया फाम लोग थे, ये सबका एक ही जो है, उन सबका यही मसला था। वो अपनी जो है गांधी जी को सुनाने लगे और इनसे कहा कि जो इनके साथ स्टेशन पे हुआ वो कोई गैर मामूली बात नहीं है, ये वहां का मामूल था। वहां पे जो है सिया फाम लोगों के साथ ऐसा ही रवैया होता था। उन्होंने ये भी कहा कि पहली या दूसरी क्लास में सफर करने वाले हिंदुस्तानियों को रेलवे हुकाम और सफेद फाम मुसाफिरों से परेशानियां जो है वो लाजमन उठानी पड़ती थी। यूं दिन इन अजियत की दास्तानें सुनने में गुजर गया। तो पूरा दिन जो है गांधी जी इनकी इन अजियत भरी दास्तानों को सुनते रहे, जो ये लोग इनसे मिलने आए थे। शाम की ट्रेन आ गई, मेरे लिए एक मखसूस बर्थ थी। मैंने अब मार्टिन्सबर्ग में बेडिंग टिकट खरीदा, जो मैंने डर्बन में बुक करने से इनकार कर दिया था। तो शाम की ट्रेन आ गई, उनके लिए एक मखसूस बर्थ थी। इन्होंने मार्टिन्सबर्ग में बेडिंग टिकट खरीदा हुआ था, जो इन्होंने डर्बन में पहले खरीदने से इनकार किया था। ट्रेन मुझे चार्ल्स टाउन ले गई। तो ये जो इक्तबास है, यहाँ पे हमें गांधी जी अपने जनूबी अफ्रीका के सफर के बारे में बताते हैं कि वहां पे उनके साथ या फिर उनके जैसे और सिया फाम लोगों के साथ कैसा रवैया, कैसा सुलूक होता था उन दिनों। तो इस पे हमें आगे जेल सवालात हैं और उन सवालात को हमें हल करने की जो है वो कोशिश करनी है, क्योंकि हमने मुताला किया है इस इक्तबास का। रावी को दूसरे डिब्बे में जाने को क्यों कहा गया? तो आपने देखा कि जो रावी यानी कि हमारे गांधी जी जो हैं, उनको दूसरे डिब्बे में जाने को कहा गया। क्यों, किस बात पे, क्या वजह थी? जबकि उनके पास इजाजत थी, उन्होंने टिकट बुक करा हुआ था, तो उनके पास बिल्कुल बाज़ाबिता जो है इजाजत थी, मगर फिर भी उनके साथ जो है भेदभाव किया गया, क्योंकि वो सिया फाम थे और सिया फाम और सफेद फाम लोग एक साथ एक डिब्बे में या एक ट्रेन में सफर करना पसंद नहीं करते थे। सफेद फाम लोग इन लोगों के साथ वो इनमें जो है भेदभाव करते थे, यानी फर्क समझते थे। वो समझते थे कि जो गोरे लोग हैं, सफेद फाम लोग हैं, वो इन ऐसे लोगों से जो सियाह रंग के होते हैं, सफेद लोग जो हैं, सफेद फाम, वो इनसे दर्जे में ऊंचे हैं। तो इस वजह से उन्हें कहा गया कि आप इस डिब्बे को छोड़ के जो है दूसरे डिब्बे में जाएं, जिससे कि गांधी जी ने इनकार किया था। रावी ने कंपार्टमेंट छोड़ने से इनकार क्यों किया? यानी कि गांधी जी ने जो है वो अपना कंपार्टमेंट छोड़ने से उन्होंने इनकार क्यों किया? क्या वजह थी? उन्होंने चुपचाप उनकी बात क्यों नहीं मानी? वो गैर मुल्क में थे,
वहां की सरकार अलग थी, वहां के दस्तूर अलग थे, रिवाज अलग थे। उन्होंने उन चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखा? उन्होंने उस कंपार्टमेंट को छोड़ने से इनकार क्यों किया? उसने इनकार का नतीजा, उसके इनकार का नतीजा क्या निकला? यानी कि जो गांधी जी ने इनकार किया कि जी मैं तो नहीं निकलने वाला हूं, मैं तो खुद से नहीं जा रहा हूं, उसका नतीजा क्या हुआ वो भी हमने जो है इस इक्तबास में उसका भी मुताला किया, वो भी देखा क्या वजह थी, फिर क्या हुआ आगे। रावी ने अपना ओवरकोट क्यों नहीं पूछा, हालांकि वो कांप रहा था। गांधी जी सर्दी के बावजूद इतना कांप रहे थे सर्दी में, तब भी उसके बावजूद भी, अपने पास ओवरकोट होने के बावजूद भी उन्होंने क्यों नहीं उसके बारे में पूछा? क्या वजह थी? ये भी हमने पढ़ा। उसने इस मुश्किल से निमटने के बारे में कैसे सोचा? तो उन्होंने क्या सोचा, इस मुश्किल से निमटने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हम जैसे आम फाहम लोग अगर होंगे, वो उनको मिन्नत समाजत करेंगे कि भाई हमें छोड़ दीजिए, आप जैसा चाहे वैसा करें। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, इस मुश्किल से निमटने के लिए उन्होंने बिल्कुल अपने तरीके से, अपने तर्ज से अलग ही अंदाज जो है सोचने लगे कि नहीं, मुझे बेइज्जती जो है बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा सुलूक बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जो रंग के नाम पे ये जो तासुब होता है, इस पे मुझे लड़ने की जरूरत है और इस बीमारी को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। गांधी के मुताबिक इस नारवा सुलूक के पीछे असल वजह क्या थी? क्या गांधी आखिरकार इंसाफ हासिल करने में कामयाब हुए? कैसे? क्या आपके ख्याल में ये सारा मसला सिर्फ बिस्तर का टिकट न खरीदने की वजह से पैदा हुआ? अपने जवाब का जवाब पेश करें। गांधी की कम से कम 2 कायदाना खसूसियात का तज़किरा करें जो इस हवाले से झलकती हैं। तो गांधी जी की जो है कायदाना खसूसियात, अगर उन पे एक किताब भी लिखी जाए तो वो भी कम है। तो 2 कायदाना खसूसियात का तज़किरा तो वो तो बिल्कुल एक छोटी सी बात है, बिल्कुल जो हमने इस इक्तबास में सीखा पढ़ा। तो उनसे इन सारे सवालात का जो है जवाबात जो है सारे इनके निकल आते हैं। तो ये हमारा आज का इक्तबास था। पढ़ने के फहम में आपने देखा कि यंग लीडर्स, तो यही गांधी जी जो थे, इन्हीं चीजों ने उनको पूरे हिंदुस्तान का जो है रहनुमा बनाया, लीडर बनाया, कायद बनाया। और जो बात नामुमकिन थी, जिसके लिए पूरी हिंदुस्तान की कौम जो है लड़ रही थी, वो अकेले गांधी जी ने उस मसले को सुलझा दिया। ऐसे उनमें खसूसियात थी, कायदाना खसूसियात थी कि पूरे हिंदुस्तान की तरफ से वो अकेले लड़ गए, किनके साथ? अंग्रेजों के साथ, और आजादी हासिल करने में कामयाब हो गए। आगे बढ़ते हुए हम वोकैबुलरी में देखते हैं बिटर वर्ड्स। तो बिटर से मुतल्लिक, यानी कि जो अल्फाज है बिटर, तीखा, इससे ये जो अल्फाज है, आज इससे आप अपने जो अल्फाज के जखायर हैं, अपने जो वोकैबुलरी है उसको भरने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक अल्फाज से आप देखेंगे कि किस तरह अलग अलग जगहों पे इसको इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से किया जाता है। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, इट वुड बी cowardice. Noun is formed from coward. Noun, the adjectival form is cowardly. तो यहाँ पे लफ्ज आता है cowardice, यानी कि बुज़दिलाना, बुज़दिली। cowardice नाउन है यहाँ पे, यानी कि इस्म है, और कवार्ड जो बुज़दिल होता है वो भी नाउन है, वो भी इस्म है। और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म बनता है, यानी कि जो इसकी सिफत बनती है, वो बनती है कवार्डली। सिमिलरली द वर्ड ऑब्लिगेशन, ये भी नाउन है, ये भी इसमें कम्स फ्रॉम oblige, ये वर्ब से आता है, फैल से आता है। और इसका जो एडजेक्टिवल फॉर्म है, यानी कि इसकी जो सिफत है, वो ऑब्लिगेटरी है। यानी कि एक ही लफ्ज जो है ग्रामर के लिहाज से उसके अलग अलग जो है अल्फाज बन जाते हैं। Now complete the following table. All the words may not have all the forms. In that case, put a dash in that column. The first one is done for you.
तो आगे आपके पास एक टेबल दिया गया है, उसमें इस तरह अल्फाज दिए गए, इस तरह से हमने कावर्ड से कावर्डाइज बनाया, कावर्डली बनाया, ऑब्लाइज से ऑब्लिगेशन बनाया, ऑब्लिगेटरी बनाया। इस तरह आपके पास आगे अल्फाज हैं, जैसे बोर या बोटम है, ये नाउन है यानी कि इसम है, इससे हमारा फेल वर्ब बनता है बोर्स, और एडजेक्टिव बनता है बोरिंग। इसी तरह आपको देखना है इसका एडवर्ब फॉर्म क्या बनेगा। आगे अथॉरिटी एक नाउन है, एक इसम है, इसका आपको देखना है आगे इसका फेल क्या बनेगा, इसकी सिफत क्या बनेगी। इसी तरह आगे आपको सिवियर एडजेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। आपको देखना है इसका वर्ब, इसका फेल क्या बनेगा, इसका नाउन क्या बनेगा, इसका इसम क्या बनेगा। नेसेसिटी, डिस्टर्ब, क्वाइट, एक्सट्रीमली, परमिट, वॉलंटियरली, जो अलग अलग नाउन है या वर्ब है या एडवर्ब है, चाहे सिफत है, इसम है या फेल है, इन शक्लों में दिए गए हैं आपको। और आपको ये टेबल जो है कंप्लीट करना है, और इससे आप क्या सीखेंगे कि एक अल्फाज को किस तरह से हम ग्रामर के लिहाज से अलग अलग शक्लों में उसको ढाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। Martinsburg is being at a high altitude, the cold was bitter. In the above sentence, cold has been called bitter. That's piercing. The adjective bitter can be used for some other expressions too. Match the following expressions with the right choices from the box given below. तो यहाँ पे जो अभी मैंने कहा था बिटर से हम अल्फाज सीखेंगे, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो कि पहले ही दिया गया है, Martinsburg being at a high altitude, the cold was bitter, यानी कि सर्दी बहुत ज्यादा तेज थी, सख्त थी। तो यहाँ पे बिटर का इस्तेमाल जो हुआ है वो किस तौर पे हुआ है कि सर्दी शदीद थी, शदीद के तौर पे, यानी कि आर पार होने वाली सर्दी। तो ये जो इसकी सिफत है बिटर, ये जो सिफत है बिटर, बिटर मतलब आपको समझ आया होगा या आप जानते होंगे कि बिटर का मतलब क्या होता है। इसको अलग अलग एक्सप्रेशंस में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके पास यहाँ पे फिर से एक टेबल दिया गया है और कुछ जो है एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनको आपको नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस है या फिर अल्फाज है या फिर फ्रेजेस है उनके साथ जोड़ना है। जैसे बिटर गर्ड है, बिटर गर्ड आपको सबको पता है कि क्या होती है। बिटर एक्सपीरियंस, बिटर पिल टू स्वालो, टू द बिटर एंड, बिटर एनिमी, बिटर विंड, बिटर डिसअपॉइंटमेंट, बिटर टेयर्स। तो इन सब अल्फाज के साथ बिटर जुड़ा हुआ है। बिटर गॉड आपको पता है कि एक सब्जी का नाम है, तो आप देखेंगे कहां पे है, सी में दिया गया है, ग्रीन वेजिटेबल विद क्यूनिन लाइक टेस्ट। तो इसी तरह ये जो बाकी जो दिए गए हैं बिटर के साथ अल्फाज, उनको अपने अपने मतलब के साथ आपको जोड़ना है। बिल्कुल बहुत ही आसान है। आप सीखते हैं इनसे कि किस तरह एक अल्फाज को हम इस्तेमाल करके बहुत सारे जो है एक्सप्रेशंस में उनके बहुत सारे अलग अलग बिल्कुल मतलब निकलते हैं, बिल्कुल अलग अलग उनके फहम जो है वो निकलते हैं। तो आगे ग्रामर में आप आज सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होती है। और अक्सर जो तलबा व तालिबात है उन्हें इसको जो है तब्दील करने में मुश्किलात आती है, मुश्किलात का सामना हो। वो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं जानते हैं कि इनको किस तरह से तब्दील किया जाए। स्पीच का मतलब होता है जो हम बातें करते हैं, जो हम बोलते हैं। अब हमारे बोलने के दो तरीके हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके बहुत सारे जो हैं ग्रामर के लिहाज से बहुत सारे जो है कवायद हैं, रूल्स हैं, जिनको इंसान को सीखने की जरूरत है, तभी जाके जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को वो सही तरीके से
जो है सीख सकता है, उनको तब्दील कर सकता है। Study the following sentence. A railway servant came and asked me if I wanted one. The above sentence can be rewritten as a railway servant came to me and asked me, do you want one? तो दोनों जो आप यहाँ पे सेंटेंसेस देख रहे हैं, जो दोनों जुमले हैं, मतलब इनका एक जैसा है, सेम है। एक में आप देखते हैं इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया गया है, सवालिया निशान है, डू यू वांट वन, जो बी का जुमला है, बी सेंटेंस है। उसमें आप देखते हैं रेलवे सर्वेंट केम टू मी एंड आस्क्ड मी, उसके बाद कॉमा का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है, उसके बाद सवाल पूछा गया है, डू यू वांट वन, उसके बाद सवालिया निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इसको हम दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, A railway servant came and asked me if I wanted one. ये दूसरा तरीका है जिसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। जो सेंटेंस बी है वो डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, और जो सेंटेंस ए है वो इनडायरेक्ट स्पीच है। हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो है वाज़े फर्क दिखाई देता है। रेलवे सर्वेंट केम एंड आस्क्ड मी, जो इनडायरेक्ट है यानी कि ए सेंटेंस है, उसमें इफ का इस्तेमाल किया गया है। और क्या तब्दील होता है, डू यू वांट वन, ये सवाल तब्दील होके जो है सवाल नहीं रहता है, ये जुमला बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है, इफ आई वांटेड वन। तो इस तरह से जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो स्पीच है, जो जुमले हैं, उनको तब्दील कर सकते हैं। Sentence A is an indirect speech and sentence B is indirect speech. The sentence within the inverted comma is an interrogative sentence. जो मैंने आपको बताया कि ये जो है सवाल या जुमला है, ये सवाल है, do you want one? इस interrogative sentence को yes no कैटेगरी में रखा जाता है। Do you want one? यानी कि इसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना। When such a type yes no type question is changed from direct to indirect if or whether is added as a connector. जब आपके पास ऐसा कोई सवाल आए जो यस नो कैटेगरी का हो, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जब आपके पास सवाल आए जो यस नो कैटेगरी का हो, जिसका जवाब या तो हाँ होगा या तो ना, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इफ का इस्तेमाल करेंगे। और जो फेल है यानी कि वांट, जो यहाँ पे वर्ब है, वो भी तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे वांट प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, वो चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में यानी कि माजी में, वांटेड में। तो इस तरह से जो है आप अपने डायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल सकते हो, जहां पे आपको यस नो कैटेगरी का सवाल आ जाता है। The tense in the interrogative sentence direct speech is in the present, whereas the indirect speech is the past tense. जैसे मैंने आपको बोला कि interrogative sentence में direct speech में हाल जो है, हाल में फेल है, जैसे हमने देखा यहाँ पे want, वो हाल है, और इसको माजी में तब्दील किया जाता है। जब हम indirect में इसको चेंज कर देते हैं, वो want नहीं wanted बन जाता है वहां। Pronoun you in the direct speech is changed to I in indirect, और जो you pronoun है यानी कि जो noun के बदले इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम indirect speech में I में तब्दील करते हैं। और pronouns बिल्कुल चेंज होते रहते हैं, जिस तरह से स्पीकर जो है बोलने वाला हो या फिर किसके साथ बात की जाती है, कौन बोल रहा है, उसके लिहाज से जो है pronouns भी तब्दील होते रहते हैं। In reporting questions, the indirect speech is introduced by verbs such as asked, inquired, etc. और जहाँ पे सवालात होते हैं आपके डायरेक्ट स्पीच में, जहाँ पे सवालात होते हैं रिपोर्टिंग क्वेश्चंस में, तो वहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में जब उनको तब्दील किया जाता है, तो वहां पे हम asked और inquired जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ जैसे हमने यहाँ पे देखा if I wanted one, जैसे यहाँ पे want था तो हमने wanted ही लिखा। तो यहाँ पे
रेलवे सर्वेंट केम एंड आस्क्ड मी, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेलवे सर्वेंट केम एंड इंक्वायर्ड इफ आई वांटेड वन। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरीके के, इस तरह से अमल के जो सवालात हैं जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में उनको तब्दील करना होता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। नाउ आपके पास यहाँ पे कुछ सवालात दिए, जुमले जो है वो दिए गए हैं, कुछ सवालात ही हैं ये, तो आपको उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे द पैसेंजर सेड विल यू लीव द कंपार्टमेंट इमीडिएटली। Gandhi said, haven't I the right to travel first class? The constable said, don't you understand simple instructions? Gandhi said, shall I not try to root out the disease of color prejudice? The general manager said, hasn't justice been given to you? The merchant said, isn't this injustice to be treated badly? Gandhi said, can't we lodge a strong protest? The official said, don't you know this is a different country? तो ये सारे यहाँ पे सवालात हैं, यहाँ पे इनको बिल्कुल उसी तरीके से आपको तब्दील करना है जिस तरह से मैंने आपको आज सिखाया। जैसे यहाँ पे पहला जो जुमला है इसको हम देखेंगे, द पैसेंजर सेड विल यू लीव द कंपार्टमेंट इमीडिएटली। तो यहाँ पे हम क्योंकि ये सवाल कर रहे हैं यहाँ पे पैसेंजर, तो हम सेड के बदले आस्क्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सवालात में हम सेड के बदले आस्क्ड या इंक्वायर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं द पैसेंजर इंक्वायर्ड विल यू लीव द कंपार्टमेंट इमीडिएटली। इसको जो है कि इन्वर्टेड कॉमास जो है इनको हटाएंगे, कॉमा को भी हटाएंगे। वेदर would leave the compartment immediately, सवाल या निशान को भी खत्म करेंगे क्योंकि सवाल अब ये नहीं रहा। तो इस तरह से जो है हम अपने जो डायरेक्ट के सेंटेंसेस है जहाँ पे सवालात होते हैं उनको तब्दील किया जा सकता है इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में। तो ये जो सारे सवालात हैं इनको आप कोशिश करेंगे इनको अपने तरफ से आप, क्योंकि जरूरी ये है कि आप इनको सीखें पहले, तब जाके कल को आप इनको जो है अगर आपके सवाल पर्चे में आते हैं तो आप इनको बड़ी आराम से इनका जो है जवाब दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम आज हमेशा की तरह प्रोनाउंसिएशन तलफ्फुज में कुछ अल्फाज नए सीखेंगे कि उनको किस तरह से जो है उनका तलफ्फुज निकाला जाता है, उनको किस तरह से बोला जाता है। तो ये जो अल्फाज हैं ये बहुत सारे जो हैं पेशे उनसे जुड़े हुए हैं, तो आप मेरे साथ साथ इनको दोहराइए। अकाउंटेंट, इंजीनियर, फिजिशियन, वेटरनरी फिजिशियन, फार्मासिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन, ब्यूटिशियन, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, botanist, web developer, dermatologist, network administrator, anesthesiologist, librarian, gastroenterologist, advocate, journalist, solicitor। सो ये कुछ अल्फाज थे जो आज आपकी इस प्रोनाउंसिएशन की एक्सरसाइज में थे। तलफ़ुज़ जिसको हम कहते हैं, हमेशा हर एक लेक्चर में कुछ अल्फाज आपको दिए गए होते हैं, नए नए अल्फाज जो आप सीखते हैं कि उनको किस तरह से हमें सही तरीके से उनका तलफ़ुज़ निकालना है, उनको सही तरीके से हमें बोलना है। तो आगे बढ़ते हुए अगली जो हमारी एक्सरसाइज है वो राइटिंग पे मबनी यानी लिखाई पे मबनी है। एक बायोग्राफिकल प्रोफाइल आप कैसे लिख सकते हैं, या फिर आपको एक बायोग्राफिकल प्रोफाइल कैसे लिखना है। क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा है? क्या आपको लगता है कि वो एक अजीम रहनुमा थे? नेल्सन मंडेला का नाम किन्होंने नहीं सुना? क्या आपने सुना है? क्या आपने उनके बारे में पढ़ा है? क्या आपको लगता है कि वो एक अजीम रहनुमा थे? हम आपको उनकी जिंदगी के बारे में कुछ हकाइक बताते हैं। उन हकाइक की बुनियाद पर उनका मुख्तसर सवानही खाका लिखें।
तो यहाँ पे आगे आपको जो है नेल्सन मंडेला से मुतलिक कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ उनकी जिंदगी के हकाइक बताए जा रहे हैं। उन हकाइक पे मबनी आपको एक समान ही खाका लिखना है, यानी कि उनकी जिंदगी से मुतलिक। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में जो है उनसे मुतलिक जो है कुछ इंफॉर्मेशन फराहम की जाएगी, कुछ आपको बताया जाएगा। तो आपको इसी इंफॉर्मेशन को, इन्हीं मालूमात को आपको इस्तेमाल करके एक बाज़ाब्ता खाका लिखना है, खाका तैयार करना है। नेम यानी कि नाम, बॉर्न कहाँ पैदा हुए, फादर वालिद कौन थे, एजुकेशन तालीम कहाँ से हासिल की, पॉलिटिकल स्ट्रगल जो उन्होंने सियासी स्ट्रगल की, जद्दोजहद की, वो क्या थी, और उन्होंने उसके बाद क्या किया। तो इन सारी मालूमात को लेके आपको बाज़ाबिता एक खाका लिखना है, एक तैयार करना है खाका इन मालूमात को लेके। नेम नेल्सन आर मंडेला, बस इतना कहा गया है आपसे कि नाम उनका जो है वो नेल्सन आर मंडेला था। तो आप अपने खाके में कैसे लिखेंगे, द नेम, फुल नेम या फिर नेम ऑफ द लीडर was Nelson R. Mandela, या फिर ऐसे लिखेंगे Nelson R. Mandela was a great leader, born 18 July 1918 in Transkei, South Africa। इतना ही कहा गया है आपसे, तो आप कैसे लिखेंगे, he was born on 18 July 1918 in Transkei, South Africa। यानी कि पूरा आपको जो है खाका तैयार करना है, बाज़ाबिता लिखना है। Father Chief Henry Mandela of Tembu tribe, his father's name was Chief Henry Mandela of Tembu tribe और he belonged to the Tembu tribe। तो इस तरह से जो आप पूरे जुमले बनाते जाएंगे और इनका खाका जो है बिल्कुल उसी तरह से तैयार होगा। एजुकेशन, इन्होंने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की, कॉलेज ऑफ फोर्ट हेयर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरस्ट्रैंड, क्वालिफाइड इन लॉ 1942। पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या इन्होंने की, ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC in 1944, resisted the ruling national party's apartheid policies after 1948, ANC was banned in 1960, जिसके बारे में आज हमने बात की, जिसका जो सामना है गांधी जी को भी जनूबी अफ्रीका में करना पड़ा, अपार्थाइड सिस्टम, यानी कि काले रंग के लोग या फिर सियाफाम लोगों के साथ जो है भेदभाव करना, उसको अपार्थाइड पॉलिसी कहते थे वहां पे। तो उसके खिलाफ इन्होंने जो है स्ट्रगल की, जद्दोजहद की और उसको खत्म कर दिया। तो आगे बढ़ते हुए, stood trial for plotting to overthrow the government by violence in 1963। ये बारीक छोटी मालूमात है जो आपको दी गई है और आपको इनका पूरा जो है खाका तैयार करना है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने जो है इनके अकॉर्डिंग साजिश की। imprisonment, उनको जेल हुई कब, जून 12 1964, सेंटेंस टू लाइफ imprisonment, struggle from prison against apartheid। तो इनको जो है पूरी जिंदगी के लिए, लाइफ टाइम के लिए imprisonment, जेल का जो है जेल की सजा दी गई। रिलीज्ड February 11 1990, और उनको छोड़ा कब गया। पॉलिटिकल करियर कहाँ से शुरू हुआ, 10th May 1994, फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और यही लीडर जो थे जिनको जो है साजिशें करने के जुर्म में जो है जेल में डाला गया, वही जो है प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने, where even the colored people could vote, remained president till 1999। और इन्होंने वहां के उन सियाफाम लोगों को वो हकाइक दिए जिनके वो हकदार थे, और वो प्रेसिडेंट रहे 1999 तक। तो इस इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए, इस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में, अपने माइंड में रखते हुए, इसको, इन मालूमात को इस्तेमाल करते हुए आपको इनका एक खाका तैयार करना है। प्रोनाउंसिएशन में देखते हैं हम। सेम सेंटेंसेस अलोंग विद द टीचर, आपको मेरे साथ ये जो है जुमले दोहराने हैं। विल यू लीव द कंपार्टमेंट इमीडिएटली, हैवंट आई द राइट टू ट्रैवल फर्स्ट क्लास, डोंट यू अंडरस्टैंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस, shall I not try to root out the disease of color prejudice, hasn't justice been given to you, isn't this injustice to be treated badly, can't we lodge a strong protest, don't you know this is a different country, do you want me to throw you out,
Shall I call the police? तो इसके साथ ही हमारा ये तीसरा यूनिट खत्म होता है। चौथे यूनिट की हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए, डूइंग अवे विद एग्जाम्स, जिसका आप सबको बड़ा खौफ रहता है, हमारे तलबा तालिबात को एग्जाम्स की, एग्जाम से रिलेटेड मकासद इसके हम देखते हैं। वार्म अप पहले ही जैसे हमेशा होता है, पढ़ने की फहम में इम्तिहानात से दूर रहना, अल्फाज में मुतजाद अल्फाज, सुनने की फहम में एक कहानी, बोलना काउंसलर का मशवरा, ग्रामर में बुनियादी शक और मातहत शक, तहरीर एक मजमून, तहरीर दूसरी होगी एक जाती खत, तलफ़ुज़ मुकालमे की मशक करना। तो वार्म अप में हम देखते हैं आप सब इम्तिहानात से वाकिफ हैं, अपने दोस्तों से बात करें। इम्तिहानात से कौन नहीं वाकिफ है? हमारा 2 साल का 3 साल का बच्चा भी जो है वो इस चीज से बिल्कुल वाकिफ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है 2-3 साल से ही बच्चे को स्कूल में डालने के बाद उसका इम्तिहान उसका शुरू हो जाता है, जो कि जब तक कि वो बूढ़ा नहीं होता तब तक वो खत्म नहीं होता है। क्या आप इम्तिहानात से डरते हैं या आप इन्हें एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं? आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज आपको ज्यादा खौफजदा करती है? अच्छा काम न करने या हर किसी की तवक्कात पर पूरा न उतरने का इम्कान? किस चीज से आप डरते हैं? क्या आप इस चीज से डरते हैं कि मैंने अच्छी कारकर्दगी नहीं की, या फिर इस चीज से डरते हैं कि मैं हर एक की तवक्कात पे पूरा नहीं उतर पाया? क्या आप इम्तिहानी निजाम को इसके मौजूदा अवतार में खत्म करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो हमारा इम्तिहानी निजाम है, जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसको हम खत्म कर दें? अगर हाँ तो तशखीस के मुतबादिल तरीके तजवीज करें। अगर आप कहते हैं हाँ हमको इस जो सिस्टम है इसको खत्म करना चाहिए, इस निजाम को खत्म करना चाहिए, हमारा जो मौजूदा इम्तिहानी निजाम है इसको खत्म करना चाहिए, तो आप खुद से मुतबादिल तरीके हमें बताएं, तजवीज करें कि फिर इम्तिहानात अगर हम ना लें तो उसके बदले हमें क्या करना चाहिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पढ़ने की फहम में, डूइंग अवे विद एग्जाम से आज एक और इक्तबास, एक खत हम पढ़ेंगे जो एक बेटा अपने बाप को लिख रहा है। प्यारे पापा, ये मेरी खता के बारे में आपके खत के जवाब में है। हाँ, मेरा पहला रैंक दूसरे नंबर पर आ गया। आपने मशवरा दिया कि मुझे पेपर्स का जवाब देने से पहले सोचना चाहिए। हाँ, ऑपरेटिंग काम सोचने ने मुझे मुनक्किस किया और ये उन अकासियों के नताइज हैं। वालिद, हम वाकई कभी करीब नहीं रहे हैं और मैं सही तौर पे ये नहीं कह सकता कि आप अभी तक मेरे दोस्त, फलसफी रहनुमा वगैरह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे ख्यालात से आगाह रहें, वो मेरे लिए बहुत अहम है। आप आला तालीम याफ्ता है और आप खानदान के लिए बहुत अच्छी तरह मुहैया करते हैं, लेकिन अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या आप पाइथागोरस का इतलाक करते हैं? नजरिया या न्यूटन का कानून कशिश शक्ल, यानी कि क्या पाइथागोरस आपने पढ़ा है, क्या आपने न्यूटन पढ़ा है? इस मामले में क्या आपका डॉक्टर दोस्त है या आपका वकील भाई? पापा, मेरे दादा एक बेफिक्र और खूबसूरत बचपन की बात करते हैं, उन दिनों के बारे में जहां मर्द मुंह में पानी पकाते थे, मार्बल और गिल्ली डंडा खेलते थे। उनकी गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि मुताला एक ज़ेली मजमून था और जिंदगी गुजारना और तजुर्बा करना अहम मौजू। बाप, क्या वो फिबिंग कर रहा है या ये मुमकिन है कि दुनिया सिर्फ 70 सालों में बेतरतीब हो गई है? पापा, मेरी दादी नीम ख्वानदा है, इसके बावजूद वो अपने बर्तनों, पैनों, अपने फूलों और बागात, अपनी भगवत गीता और सहीफों से पुरसुकून है। मेरी वालिदा आला तालीम याफ्ता, इंतहाई सख्त तनाव और ऐसा भी है। क्या आपके ख्याल में ख्वानदगी में बेचैन, खौफजदा और मायूस करती है? पापा, एक बार मैंने अपनी दादी से पूछा कि वो इतनी अक्लमंद कैसे हुई। तुम जानते हो उसने क्या कहा? जीने और तजुर्बा करके। और वो हंस पड़ी जैसे मैंने कोई ऐसी बात पूछी हो जो बहुत वाज़ेह थी। क्या हम जी रहे हैं पापा, या जिंदगी हमें नजरअंदाज कर रही है? मुझे जिस चीज का खौफ है वो ये है कि अगर मैं न्यूटन से आमने सामने हूं तो मैं उसे पहचानने में नाकाम रहूंगा। मैं उसके बारे में जानने में इतना मसरूफ हूं, तुम जानते हो, बिल्कुल उस लड़के की तरह, विनू,
इस अवार्ड याफ्ता फिल्म में वो 100 बार हिबिस्कस सुर्ख है पर बड़बड़ाता है, लेकिन अपनी किताब में वो उसे पीला रंग देता है। क्या हम जिंदगी के जौहर से महरूम हैं? वैसे भी पापा, क्या आप जानते हैं कि मैंने वो सहमाही का निशान कहाँ खो दिया जिससे मेरा जवाल हुआ? ये खाली जगहों को पुर करना था। मैंने समझा कि मुझे चाय पर मधु किया गया था और मेरे उस्ताद इस बात पर बजिद थे कि उन्हें चाय पर बुलाया गया है। ग्रामर का मामला, और पापा अगर वो कहते हैं कि जॉर्ज बुश हिंदुस्तान के सदर हैं तो ऐसा ही होना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि सूरज मगरिब में तुलू होता है तो ऐसा ही हो, और अगर वो कहे कि जमीन चपटी है तो ये होगा। मेरे पापा, कम से कम मेरी जवाबी कागजात पर मेरा पहला दर्जा दाव पर लगा हुआ है। आपने देखा, फिर भी मेरे प्यारे पापा, आपके मशवरे को जहन में रखूंगा और कोशिश करूंगा कि किसी भी सहमाही के नंबरों से महरूम न हो। हमेशा की तरह आपका हमेशा फर्मा बरदार बेटा राहुल। तो इस खत में एक बेटा जो है अपने बाप के साथ शिकायत करता है कि मौजूदा जमाने में, हमारे आज के जमाने में हमें इतनी भाग दौड़, हमें इतना कंपटीशन का प्रेशर क्यों दिया जाता है मासूम बच्चों को? पढ़ना और जिंदगी का तजुर्बा लेना, क्या ये बिल्कुल अलग अलग है? क्या आपको लगता है कि पढ़ना बस आज किताबी रह गया है? बस आज सबको डिग्रियां चाहिए, इम्तिहानात पास करने हैं? असल जिंदगी का तजुर्बा जो हमें असल जिंदगी सिखाती है वो काफी कम रह गया है। तो जेल में कुछ दिए गए सवालात हैं, उनके जवाबात हमको देने हैं, तलाश करने हैं। बाप बेटे का रिश्ता कितना गहरा था? इन लाइनों को मुंतखब करें जो आपके जवाब की अक्कासी करते हैं। ये खत पढ़ के आपको क्या लगता है, बाप बेटे का रिश्ता कैसा था? राहुल के दादा के बचपन पर 5 लाइनें लिखें। आपके ख्याल में राहुल का बचपन कैसा है? राहुल के दादा और उसका अपना बचपन बिल्कुल अलग-अलग है। उसके दादा के बचपन पर 5 लाइनें लिखी जो इसने यहाँ पे जो है उसके बारे में जिक्र किया है। और आपको क्या लगता है राहुल का बचपन कैसा है? राहुल की माँ दादी से किन तरीकों से मुख्तलिफ है? राहुल की माँ बहुत आला तालीम याफ्ता है और राहुल के मुताबिक जो उनकी दादी है वो ज्यादा सूझबूझ वाली है। तो किन तरीकों से वो उसकी माँ और उसकी दादी जो है वो मुख्तलिफ है? राहुल के ख्याल में उसकी तालीम में क्या गलत है? वो बाकी क्या सीखना पसंद करेगा? अब वोकैबुलरी में हमारे पास यहाँ पे जो है एंटोनिम्स हैं, यानी कि वो अल्फाज जो मुतज़ाद कहलाते हैं, यानी कि जिद, अल्फाज की जिद। तो यहाँ पे जो है आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जिनको हम कहेंगे दिए गए हैं। तो आगे इसके आपको अल्फाज भी दिए गए होंगे, तो उनको आपको इस्तेमाल करना है, सही जगहों पे उनको डालना है ताकि ये जो जुमले हैं वो बिल्कुल जो हैं वो पूरे हो जाएं। तो इन अल्फाज से जो है आप अपने मुतज़ाद अल्फाज सीखेंगे कि अल्फाज की जिद, किस अल्फाज की क्या जिद में आते हैं माने, तो वो आप सीखेंगे। स्पीकिंग में आप बोले कि जो एक्सरसाइजेस में आप काउंसलर्स की एडवाइस है, आपको तालीमी इदारों में मुशीर होते हैं जो तलबा को उनके खौफ और परेशानियों से निमटने में मदद करते हैं। ये मुशीर अमूमन माहिर नफ्सियात या माहिर नफ्सियात होते हैं जो इम्तिहानात के मौके पर नौजवान जहन के तनाव को समझते हैं। डॉक्टर मैथ्यू और राहिल के दरमियान दर्ज गुफ्तगू का मुताला करें, अपने दोस्त के साथ ऐसी गुफ्तगू करें जो बारी बारी मुशीर और तालिब इल्म बने। तो तालिब इल्म जब उनके इम्तिहानात होते हैं तो उनको ज़हनी कोफ्त का शिकार होना पड़ता है, परेशानियां उनको होती है, तो काउंसलर जो है उनके नफ्सियाती कोई माहिर होते हैं जो उस वक्त में उनकी जो है मदद करते हैं। तो आपको एक गुफ्तगू आगे दी गई है जिसका आपको मुताला करना है और अपने दोस्त के साथ ऐसी गुफ्तगू आपको भी करनी है। तो यहाँ पे जो है कहा गया है गुड मॉर्निंग Rahil. Good morning, sir. Dr. Matthew. Good morning, Rahil. Sit down. How may I help you? Rahil, sir, my exams start next month. I'm scared that I might not do well. Dr. Matthew, why do you think so? Have you not completed your syllabus or revised well? Rahil, yes, sir, I have. I have revised it thoroughly.
but tensions keeps me awake throughout the night and I feel I've forgotten everything. Dr. Maythew, the most important thing is to relax. Try and stick to a normal routine. Rahil, but how do I relax? I'm tensed all the time. Dr. Maythew, how can you can try meditation or yoga, that will help. Rahil, all right, I want to do really well and get a good position. Dr. Maythew, that's a good idea. You must stay focused on your goal and not worry about the result too much. Just keep on working. Sincerity always pays. All the best to you. Rahil, thank you, sir. तो यहाँ पे राहिल जो है अपने एक काउंसलर से मिलता है और उनसे कहता है कि अगले महीने मेरा एग्जाम है और मैं काफी परेशान हूँ, रात भर नींद नहीं आती, हालांकि मैंने अपना सिलेबस पूरा खत्म कर लिया है, सब कुछ मैंने जो है रिवाइज कर लिया, फिर भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो उस पे उनके डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप रहा हूं या फिर मुझे याद नहीं रहता है, ये बिल्कुल इसी वजह से है क्योंकि आप जो है स्ट्रेस का शिकार है। एग्जाम की स्ट्रेस की वजह से आपको ऐसा लगता है। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए या फिर योगा करना चाहिए जो आपको आपका स्ट्रेस कम करने में मदद करेगा। तो जो राहिल है वो इस बात पे इसरार करते हैं कि चलिए ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा ताकि मेरा जो टेंशन है, जो मेरी स्ट्रेस है, वो थोड़ा कम हो जाए और मैं आगे जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाऊं। राइट एन एसे। क्या इम्तिहानात अहम है? अपनी राय का इजहार करते हुए एक मजमून लिखिए जो कि 200 से 250 अल्फाज में होना चाहिए। आपको क्या लगता है, इम्तिहानात अहम है या नहीं? बहुत सारे तलबा ऐसा कहेंगे कि जी हाँ बिल्कुल अहम है, इम्तिहानात ना हो तो कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या सीखा है। या कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि भाई इम्तिहानात बिल्कुल अहम नहीं है, जरूरी नहीं है। इम्तिहानात में जो है पर्चे भर भर के लिखना ये इंसान की सलाहियतों को दोहराती, उनकी अक्कासी नहीं करती है कि इंसान के पास क्या, कौन से इंसान के पास कौन सी खसूसियात हैं या कौन से उसके जो है उनके टैलेंट्स क्या है, वो सिर्फ इम्तिहानात के जरिए जो है वो सामने नहीं आते हैं। तो इसलिए इम्तिहानात जरूरी नहीं है। तो अपनी राय लिखिए, आप खुद से लिखिए कि क्या इम्तिहानात अहम है, आपको क्या लगता है। आपको 200 से 250 अल्फाज में अंग्रेजी में एक मजमून लिखना है, क्या इम्तिहानात अहम है या नहीं। You may use the points given in the box along with the ideas expressed in the reading passage. You may also hold all together in different way. आपको यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, कुछ जुमले दिए गए हैं जिनका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऐसे में, या फिर बिल्कुल आप अपना एक बिल्कुल जो आपका अपना नजरिया है वो डाल सकते हैं अपने ऐसे में। Process of education meaningless without assessment. Fear of exams makes students study. System of evaluation needs changes. Students under stress. Knowledge has become secondary. Rat race for marks. Attitudinal change required. System needs overhauling. So आपको इन जो यहाँ पे जुमले या अल्फाज दिए गए हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऐसे में, या फिर आपका जो अपना नजरिया है, आप किस नजरिए से इस चीज को देखते हैं, इस उन्वान को देखते हैं, बिल्कुल आप अपना एक नजरिया बज़ाहिर तौर पे दे सकते हैं। तो आज जो है हमारा आखिरी जो लेक्चर था हमारे इस BEGLA 135 का, जो कि मबनी था आज भी बर्निंग इश्यूज पे, सुलगते हुए मसाइल पे, जहाँ पे हमने तीसरा और चौथा यूनिट जो है आज देखा इसका, और ये आपका 8वां लेक्चर था। आज हमने आपके BEGLA 135 का जो ब्लॉक है वो बिल्कुल इख्तिताम पजीर को होता है, वो खत्म हो जाता है, जो कि मबनी था इंग्लिश इन डेली लाइफ पे, अंग्रेजी रोजमर्रा की जिंदगी में। यहाँ पे हमारी कोशिश थी, हमारी काविश थी कि आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी का जो इस्तेमाल है वो दुरुस्त हो, आप सही जगह सही बोले। लिखने की एक्सरसाइजेस हमने की, पढ़ने की फहम किए, हमने अल्फाज के ज़खायर में आपके थोड़ा इजाफा करने की कोशिश की, हमने आपके जो तलफ़ुज़ है, प्रोनाउंसिएशन है, उसको थोड़ा बेहतर बनाने की जो है एक छोटी सी कोशिश की। और उम्मीद है कि आपको जो है ये सारे लेक्चर्स आपने बखूबी देखे होंगे, इनको समझा होगा, और इसके बाद आप खुद से भी इस ब्लॉग का जो है मुताला करें, फिर से मुताला करें। जहाँ पे भी आपको लगता है कि मुश्किलात का सामना है तो आप बिल्कुल उनको दूर करने की कोशिश करें।
तो आपका जो आज का लेक्चर है, वो बिल्कुल आज हमने उसमें 2 यूनिट्स पढ़े, यंग लीडर्स और एग्ज़ाम्स से जो एग्ज़ाम्स पे मबनी था। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में भी जो है आपको मज़ा आया होगा। कोशिश करते हैं हम इसको बहुत इंटरैक्टिव बनाने की। आपने बिल्कुल समझा होगा। तो आज हम आपसे जो है यहीं पे अ, अलविदा चाहते हैं। आपका और हमारा खुदा हाफ़िज़।